परछाई एपिसोड 207। अब आगे समायरा युवराज से कहती है, मुझे अपने माँ के तरीकों को अपनाना होगा। युवराज फिर से समायरा को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम काली शक्तियों के लिए नहीं बनी हो। समायरा एक गहरी सांस लेकर कहती है, जिस रास्ते पर मैं सालों से चलती आ रही हूँ, उस रास्ते पर चलते हुए अभी तक मेरी शक्तियाँ पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। अगर उन बुरी शक्तियों का सामना करने के लिए मुझे गलत तरीका अपनाना पड़े तो यही सही। कुछ देर खामोश रहने के बाद युवराज कहता है, और अर्नव का क्या? समायरा युवराज के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। युवराज आगे कहता है, तुम जानती हो कि वो सालों से तुम्हारा वेट कर रहा है, इसी उम्मीद में कि एक दिन जब ये सब खत्म हो जाएगा तुम उसके साथ होगी। लेकिन अब तुम जो करने जा रही हो, उसके बाद क्या तुम एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगी? युवराज की बातें समायरा को अंदर से कमजोर कर रही थी। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अर्नव और बाकी लोगों को बचा ही नहीं पाऊंगी। इस वक्त हम सबका जिंदा बचना ज्यादा जरूरी है। युवराज इसके बाद कुछ नहीं कहता। वो नहीं चाहता था कि समायरा ये सब करे, लेकिन वो ये भी जानता था कि समायरा अपनी जगह बिल्कुल सही है। युवराज को कुछ न कहते देख समायरा वहां से चली जाती है। शाम का वक्त था। सुहानी निशा के रूम में बेड पर बैठी थी और निशा उसके पास ही लेटी थी। सुहानी के सामने अभी भी वो बड़ी सी किताब थी और सुहानी उसे बड़े गौर से देख रही थी। निशा काफी से सुहानी को ही देख रही थी। निशा को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बोर हो रही है। निशा उबासी लेते हुए कहती है, यार सुहानी, तू ये क्या कर रही है? तुझे एक बार में समझ नहीं आया क्या कि ये लैंग्वेज तुझे नहीं आती? सुहानी निशा की बातों को इग्नोर करते हुए उस किताब को ही देख रही थी। निशा नोटिस करती है कि सुहानी कुछ देर तक उस किताब को देख रही थी और फिर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर रही थी। सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर निशा उठकर बैठ जाती है और सीरियस होकर कहती है, सुहानी, ये तू क्या कर रही है? सुहानी फिर से निशा की बातों पर ध्यान नहीं देती तो निशा उस किताब को पीछे खींच लेती है। निशा के ऐसा करने पर सुहानी का ध्यान उसकी तरफ आता है और वो इरिटेट होकर कहती है, निशा, ये क्या है? तू मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही है? निशा अपनी आंखें छोटी करके कहती है, क्या तू काला जादू करने की कोशिश कर रही है? वो भी मेरे रूम में, मेरे बेड पर। निशा फौरन अपने बेड पर खड़ी हो जाती है और सुहानी को घूरते हुए कहती है, देख सुहानी, अगर तुझे ये सब करना है तो तू समायरा और विवेक को ज्वाइन कर। सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रही है? निशा कहती है, मैं वही कह रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे तुझ पर कोई भूत चढ़ गया है? निशा की बात सुनकर सुहानी एक गहरी सांस लेती है और निशा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए फिर से बेड पर बैठा देती है। सुहानी निशा को देखते हुए कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन इस किताब को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसे मेरे लिए ही वहां छोड़ा गया हो। निशा कंफ्यूज होकर कहती है, क्या मतलब? सुहानी जवाब देती है, पता नहीं क्यों लेकिन जितनी बार भी मैं इस बुक को देख रही हूँ मुझे कुछ ट्रिगर करता है। निशा झल्लाते हुए कहती है, तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुहानी निशा को एक्सप्लेन करती है, जब जब मैं इस किताब को देखती हूँ मेरे दिमाग में कुछ धुंधले विजुअल्स आने लगते हैं और इसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इसे पढ़ सकती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रही। निशा सुहानी को देखकर अपना सर हिलाते हुए कहती है, अब मुझे समझ आया, लोग सही कहते हैं। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्या? निशा सीरियस होकर कहती है, वो कहते हैं ना, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए वरना वो चीजें खुद के साथ हो जाती है। सुहानी को निशा की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। सुहानी कहती है, तू साफ साफ कहेगी? निशा आगे कहती है, कुछ साल पहले जब मैंने गजनी मूवी देखी थी तब बेचारे आमिर खान का बहुत मजाक उड़ाया था। अब उसका फल मुझे मिल रहा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड भूलने के मामले में उस गजनी की मां निकली। निशा के ऐसा कहने पर सुहानी उसे गुस्से से घूरने लगती है। निशा सुहानी को पोक करते हुए आगे कहती है, और ऐसा भी नहीं है कि तू वो सब भूलकर बात वही खत्म कर दे। तुझे वो सब याद भी इंस्टॉलमेंट में आता है। हद होती है यार। निशा की बातों से सुहानी गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। सुहानी को जाते देख निशा उसके सामने आकर कहती है, यार, मैं बस मजाक कर रही थी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? सुहानी परेशान होकर कहती है, यार निशा, ऐसे टाइम में भी तुझे मजाक सूझ रहा है?
एक तो मैं पहले ही अपनी मेमोरी की वजह से बहुत परेशान हूँ और तू है कि। निशा रिलैक्स होकर कहती है, अब इसमें परेशान होने वाली क्या बात है यार। उस अघोरी ने कहा ना कि जब तुझे जरूरत होगी तब तुझे वो बातें याद आ जाएगी। सुहानी कहती है, लेकिन ऐसा क्यों है? मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि उन्होंने मेरी मेमोरी ही मिटा दी। निशा अपने बेड पर लेटते हुए कहती है, इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? ये तो सिंपल है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, क्या सिंपल है? निशा अपनी आंखें बंद करके आराम करते हुए कहती है, तूने ही तो कहा था कि तू उस पागल आत्मा की मौत का जरिया है। इसका मतलब साफ है कि तुझे बचपन से ही पता रहा होगा कि उसे कैसे मारना है। हो सकता है इसलिए उस अघोरी ने तेरी मेमोरी मिटाई हो। निशा की बात सुनकर सुहानी हैरान रह जाती है। ये बात तो कभी उसके दिमाग में आया ही नहीं था। राघव ने भी यही कहा था कि सुहानी बचपन से काफी अजीब थी। सुहानी फौरन निशा के पास जाती है और उसे उठाकर बैठाते हुए कहती है, अगर ऐसा था भी तो उन्होंने मेरी मेमोरी क्यों ले ली? सुहानी के इस तरह उठाने से निशाना इरिटेट हो जाती है और अपना मुंह बनाते हुए कहती है, डफर, तू भूल गई क्या जब से वो संकी पागल अपनी साधना से जागा है, उसके और तेरे बीच कनेक्शन बन गया है। जब तू उसका शिकार देख सकती है तो हो सकता है कि वो भी तेरा दिमाग पढ़ सकता है। शायद ये बात उस अघोरी को पहले ही पता रही होगी, इसलिए उन्होंने तेरी मेमोरी ही मिटा दी होगी। क्योंकि अगर उस साए को पता चल गया कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, वो उस चीज से बचने की कोशिश जरूर करेगा। तो मेरे हिसाब से तेरी मेमोरी इसलिए मिटाई गई है कि वो साया तेरा दिमाग पढ़कर कुछ चीजें कभी ना जान पाए, और इसीलिए जरूरत पड़ने पर तुझे चीजें याद आ जाती है। ये सब सुनकर सुहानी निशा को आंखें फाड़कर देखने लगती है। निशा सुहानी के चेहरे के सामने अपना हाथ ले जाकर एक चुटकी बजा देती है। निशा के ऐसा करने पर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो होश में आती है। होश में आते ही सुहानी एक्साइटेड होकर निशा को जोर से हग कर लेती है और कहती है, निशा, यू आर जीनियस। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? निशा सुहानी को खुद से अलग करते हुए कहती है, क्या तूने ये पहले नहीं सोचा? सुहानी ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, ये बात अब तक किसी के दिमाग में नहीं आई थी। निशा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, रियली? क्या मैं इतने डम लोगों के साथ रह रही हूँ? मुझे लगा ये बात ओबियस है। सुहानी कहती है, नहीं, तू सच में जीनियस है। ये कहकर सुहानी निशा के गाल पर किस कर देती है और वहां से चली जाती है। रात हो चुकी थी, दीवान विला की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। तभी विवेक वहां की बाउंड्री वॉल से कूदकर दूसरी तरफ चला जाता है। विवेक जैसे ही उस दीवार की दूसरी तरफ जाता है, वो अपने सामने देखकर थोड़ा घबरा जाता है। वहां समायरा खड़ी थी और उसे ही घूर रही थी। समायरा विवेक पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस घर से बाहर हम सब के लिए कितना खतरा है? विवेक खुद को संभालते हुए कहता है, यही मैं आपसे भी कह सकता हूँ। समायरा कहती है, मेरी बात अलग है। विवेक समायरा की बात से असहमत होकर कहता है, नहीं समायरा, हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं और हम दोनों जानते हैं कि अगर हम उस रास्ते की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो अपना सब कुछ खो देंगे। विवेक के ऐसा कहने पर समायरा थोड़ी नर्म पड़ जाती है और वो विवेक को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। विवेक हल्की स्माइल के साथ कहता है, खतरा तो आपको भी होगा ना, लेकिन ये सोचकर आप पीछे नहीं हटी। कुछ देर रुककर विवेक आगे कहता है, हमें देर हो रही है, अब चलना चाहिए। समायरा अब विवेक को रोकने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो खुद भी वही कर रही थी। वो हाँ में अपना सर हिला देती है और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इधर सुहानी अपने बेडरूम में सो रही थी, तभी उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि युवराज बेड पर नहीं है। सुहानी फौरन उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी सुहानी की नज़र बालकनी पर जाती है, जहां युवराज खड़ा था। सुहानी युवराज को बस पीछे से ही देख पा रही थी। उसे ये दिखाई नहीं दे रहा था कि वो बालकनी में खड़े होकर क्या कर रहा है। युवराज भी इस वक्त अपनी शक्तियों को परखने की कोशिश कर रहा था। वो देखना चाहता था कि अब उसकी क्षमता कितनी बढ़ गई है। युवराज दीवान विला के पास पद्मिनी बंगले को एकटक देख रहा था। उस बंगले को देखते हुए युवराज के आंखों की पुलतियां लाल हो चुकी थी और उनकी नजरें पद्मिनी के बंगले के एक पिलर पर थी। युवराज अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे डैमेज करने की कोशिश कर रहा था। ये उसके लिए एक तरह की एक्सरसाइज थी। वो बंगला युवराज से दूर था, जिसकी वजह से युवराज उसे थोड़ा भी डैमेज नहीं कर पा रहा था। युवराज अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस पिलर को घूरने लगता है।
तभी सुहानी वहां आ जाती है और युवराज को पीछे से हक करते हुए कहती है, आप अभी तक सोए नहीं। जैसे ही सुहानी युवराज को हक करती है, पद्मिनी सिंघनिया के बंगले में एक तरह की एनर्जी ब्लास्ट होती है और बंगले के सामने का पूरा हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। अचानक से ऐसा होते देख युवराज दंग रह जाता है। उस एनर्जी ब्लास्ट से कोई आवाज नहीं आई थी, जिसकी वजह से सुहानी को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। युवराज फौरन सुहानी की तरफ मुड़ते हुए हैरानी से कहता है, ये तुमने कैसे किया? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, मैंने क्या किया? सुहानी का जवाब सुनकर युवराज कुछ नहीं कहता और कुछ सोचने लगता है। उसे साफ समझ आ रहा था कि सुहानी उसकी पावर्स को कई गुना तक बढ़ा सकती है और युवराज को बस इसी की जरूरत थी। सुहानी युवराज के सामने अपना हाथ हिलाकर कहती है, युवराज सर, क्या हुआ? युवराज कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सुहानी मासूमियत के साथ कहती है, हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? युवराज स्माइल के साथ सुहानी की तरफ देखता है और उसके कंधे पर हाथ डालकर उसे अंदर की तरफ ले जाते हुए कुछ समझाने लगता है। दूसरी तरफ समायरा जंगल के बीचों बीच बिल्कुल शांत होकर खड़ी थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही है। वहां खड़े हुए समायरा के दिमाग में सिर्फ अर्नव और अर्नव की कई बातें चल रही थी। अर्नव ने कहा था कि ये सब खत्म होने के बाद अगर वो दोनों जिंदा बचते हैं तो समायरा अपनी बाकी की जिंदगी अर्नव के साथ बिताएगी। अर्नव की उसी बात को याद करते हुए समायरा कहती है, मुझे शक है कि ये सब खत्म होने के बाद मैं बच नहीं पाऊंगी। समायरा के ऐसा कहते ही उसे एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें फिर से मेरी जरूरत पड़ गई। वो आवाज सुनते ही समायरा का चेहरा सख्त हो जाता है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए पीछे मुड़ती है। समायरा के सामने इस वक्त दृष्टा खड़ी थी। आज 3 साल बाद समायरा ने दृष्टा को देख रही थी। उसकी हाइट समायरा से काफी ज्यादा थी और वो पहले से और भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। दृष्टा अपने भारी कदमों से समायरा की तरफ बढ़ते हुए उसके पास आ जाती है। समायरा के पास आकर दृष्टा फिर से कहती है, क्यों बुलाया मुझे? क्या तुम नहीं जानती कि अब भी मैं तुम्हें जान से मार देना चाहती हूँ? ये कहते हुए दृष्टा की आंखों में गुस्सा और हैवानियत साफ देखी जा सकती थी। समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दृष्टा गुस्से से गुर्राते हुए कहती है, पिछली बार भी मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुमने उस मृत्युंजय साधक की शक्तियां मुझे नहीं लेने दी। समायरा कहती है, उस रात तुम उसे मार नहीं पाई थी जिसने भैरवनाथ की जान ली, उसे उसकी शक्तियां मिली। दृष्टा कहती है, लेकिन तुमने मुझे उस लड़के को मारकर उसकी शक्तियां लेने नहीं दी। समायरा कहती है, हमारे बीच ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ था। तुम भैरवनाथ को नहीं मार गई और तुमने खुद वो मौका गंवा दिया। समायरा का जवाब सुनकर दृष्टा उसे गुस्से से घूरने लगती है। ये देखकर समायरा आगे कहती है, खैर, वो अब पुरानी बात है, मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। दृष्टा बेमन से कहती है, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? समायरा एक गहरी सांस लेकर दृष्टा की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे मेरी सारी शक्तियां जागृत करनी है, वो भी जल्द से जल्द। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। समायरा की बात सुनकर दृष्टा हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि समायरा बचपन से जिस चीज से हमेशा भागती आ रही थी, आज उसे खुद ही अपनाना चाहती है। दृष्टा समायरा से कहती है, क्या तुम काली शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहती हो? समायरा खुद को मजबूत करते हुए कहती है, हाँ। दृष्टा उत्सुकता के साथ कहती है, क्यों? समायरा सख्ती के साथ कहती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे ये बताओ कि मेरी मदद करोगी या नहीं। ये सुनकर दृष्टा एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इससे मुझे क्या मिलेगा? समायरा फौरन कहती है, तुम हमेशा से मुझे मारना चाहती थी, तो जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब तुम ऐसा कर सकती हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।